एक्सेलरेशन से चल रहे हैं तो हमको नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए लिखना है। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने डिफरेंट प्रॉब्लम्स करी हैं, सब में एक ही कॉन्सेप्ट है, नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं जो तुम्हें घर में प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, मैं खाली डायग्राम बना दे रहा हूं, आप उसका आंसर घर जाके निकाल सकते हैं, जो डाउट होगा पूछ सकते हो। इन सारे क्वेश्चंस में आपको एक्सेलरेशन निकालने होंगे। ठीक है, तो मैं डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बना के देता हूँ, सबके एक्सेलरेशन आप निकाल लोगे। डायग्राम जितना भी कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखे, क्वेश्चंस बहुत आसान रहते हैं इस तरीके के। आपको मैंने यही बताया है कि जो वर्टिकली हैंग कर रहा है उस पे mg काम करता है, जो इंक्लाइन सरफेस पे है उस पे mg साइन थीटा काम करेगा, और जो फ्लैट सरफेस पे है उस पे mg का कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, तो आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए हर जगह पर नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए लगा देना है। और ये जितने सवाल हैं उसमें एक खास बात यह है कि दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन यहां पे सेम है। हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सेलरेशन दोनों के सेम है या नहीं है? तो अगर दोनों ब्लॉक एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी दूसरी रस्सी नहीं आई है और दोनों ब्लॉक एक ही रस्सी से जुड़े हैं, तब दोनों के जो एक्सेलरेशन होंगे वो हमेशा सेम आएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, इन ऑल द केसेस blocks will have same acceleration as there is only one string। एक से ज्यादा रस्सी होगी तो वो केसेस हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जब तक एक रस्सी है तो सबके एक्सेलरेशन यहां पे सेम आने वाले हैं। ठीक है, और अगर सबके एक्सेलरेशन सेम आने वाले हैं तो आपको लगाना है वही कॉन्सेप्ट, नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। यही कॉन्सेप्ट सब में लगाना। ठीक है, तो बनाइए डायग्राम।
ठीक है, तो आप सब लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। मैं रैंडमली कल किसी से भी पूछ सकता हूं क्या आंसर आया है। ठीक है, आंसर गलत आया है कोई बात नहीं, बट आप ट्राई करेंगे इसको एक बार। ठीक है, नोट किया सबने? तो देखो, सब में मैंने कहा ना कि सब में सेम रस्सी है। देखो, यहां से रस्सी स्टार्ट हुई, यही रस्सी घूमते हुए इसके ऊपर से जाकर दूसरे ब्लॉक से जुड़ गई। तो जब दोनों में सेम रस्सी जुड़ी हुई है तो आप में कह सकते हो कि दोनों के एक्सेलरेशन सेम है। एक बार यहां से रस्सी निकली है तो ये रस्सी घूमते हुए जाकर वही रस्सी जाकर दूसरे ब्लॉक से जुड़ी है, तो एक्सेलरेशन दोनों के सेम होंगे। एक नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा, और आपको नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल एम इन टू ए करना है। ठीक है, तो नोट कर लिया है सबने? हाँ, ठीक है। बाकी पीडीएफ तो आ ही जाता है ना शायद। हाँ, ठीक है। चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं आज स्ट्रिंग विद मास वाला केस, या पहले मैं समझा दूं, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब यह है कि जब मास एक लेंथ पे दिया गया है, ठीक है, जैसे मान लो कोई रस्सी होती है, तो उसमें जो मास है वो एक लेंथ में बटा हुआ है। उस रस्सी का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, मान लो पतली सी थिन रस्सी है, तो उसका वॉल्यूम उसके पास नहीं है, उसके पास खाली लेंथ है। तो जब कोई मास एक लेंथ में बांटा गया होता है तो वहां पे हम कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड इन लेंथ, मास को लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे मान लो एक रॉड हो सकती है, एक रस्सी हो सकती है, और इस तरीके से हमने मास को एक लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब अगर मास एक लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें यहां पर यूज करना पड़ता है लीनियर मास डेंसिटी, जिसको लैम्डा कहा जा रहा है। और इसका मतलब यह है कि हम लैम्डा को कहने वाले हैं कि ये एक्चुअली रेशियो है मास और लेंथ का। ठीक है, ये रेशियो है मास और लेंथ का। जैसे 1 मीटर की रस्सी का मास 2 kg है, तो 2 मीटर की रस्सी का मास 20 kg हो जाएगा। भाई वही रस्सी तो आप यूज कर रहे हो। अगर 1 मीटर की रस्सी का मास 10 kg है, तो ऐसा डबल कर दोगे तो उसका मास 20 kg हो जाएगा। तो मास और लेंथ का रेशियो आपको सेम मिलेगा हमेशा। ठीक है, जितना ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा मास होगा, लेकिन मास और लेंथ का रेशियो आपको हमेशा सेम मिलने वाला है। ठीक, अगर मान लो इस रस्सी का जो टोटल मास है वो कैपिटल एम का है, टोटल मास कैपिटल एम का है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो कैपिटल एल की है, टोटल लेंथ जो है वो कैपिटल एल की है, तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल लेंथ। ठीक, लेकिन अगर आपने इस रस्सी में कोई भी छोटा सा पार्ट कंसीडर किया है, मान लो आप रस्सी के सिर्फ इतने पार्ट की मास के बारे में जानना चाहते हो, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ मास होगा और इसकी भी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। ठीक है, और मास बाय लेंथ का रेशियो हमेशा सेम रहने वाला है, चाहे आप पूरी रस्सी का मास लेके पूरी रस्सी का लेंथ लें, या आप इतने पोर्शन का मास लेके इतने पोर्शन की लेंथ लें। तो हम कह सकते हैं कि पूरी रस्सी का मास बाई पूरी रस्सी की लेंथ इज इक्वल टू इतने पोर्शन का मास बाई इतने पोर्शन की लेंथ। ठीक, आप हो सकता है कि इसमें बहुत ही छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर कर लें। ठीक है, यहां पर मैं एक बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं, और छोटे से एलिमेंट का मास हो जाएगा डीएम का। बहुत स्मॉल पोर्शन है तो उसका मास डीएम का हो जाएगा, और इस पोर्शन की जो लेंथ है वो डीएक्स की हो जाएगी, इज इक्वल टू डीएम बाई डीएक्स। मतलब हमेशा आपको यह याद रखना है कि आप जितना भी पार्ट लेंगे उतने पार्ट का मास और उतने पार्ट की लेंथ का रेशियो हमेशा सेम आने वाला है। इसी को हम लोग लीनियर मास डेंसिटी कह रहे हैं। ठीक है, नोट करें।
ठीक है, अब इसका यूज कहाँ आता है, तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी करनी होंगी जहां पे रस्सी का मास भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि अभी तक हम जितनी प्रॉब्लम्स कर रहे थे उसमें स्ट्रिंग मासलेस होती थी, और जब स्ट्रिंग मासलेस होती थी तब हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम जैसे क्वेश्चंस करते थे हमने कर लिए। बट स्ट्रिंग का जब मास होगा तो थोड़े से चेंजेस आते हैं, वो क्या आते हैं अभी हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, यहां पर दो ब्लॉक्स हैं और ये दोनों ब्लॉक्स के बीच में एक स्ट्रिंग को कनेक्ट किया गया है, लेकिन ये स्ट्रिंग के पास खुद का भी मास है। ठीक है, तो अब दोनों ब्लॉक के तो मास है ही, बट स्ट्रिंग का खुद का मास। ठीक, तो ब्लॉक का मास मान लेते हैं 2 kg का है, इस ब्लॉक का मास 6 kg का है, और इस रस्सी का मास भी 2 kg का। ठीक है, अगर इस ब्लॉक को हम लोग पुल करते हैं, क्योंकि हमें पुल जब करेंगे तभी टेंशन आएगी, और इसको हमने पुल किया है 20 न्यूटन के फोर्स से, तो एक जो डिफरेंस यहां पे आ जाता है जब रस्सी का मास होता है, कि जब मासलेस रस्सी होती है तो हम कहते हैं हर जगह पे टेंशन सेम है, लेकिन जब रस्सी का मास आ जाएगा तो इस रस्सी के हर पॉइंट पे आपको अलग अलग टेंशन्स मिलेंगी। अब सेम टेंशन नहीं मिलेगी, अब रस्सी के अलग अलग पॉइंट्स पे आपको अलग अलग टेंशन मिलेगी। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट को ए कहा गया है, इसको बी कहा गया है और इसको सी कहा गया है, तो ए बी और सी की टेंशन्स इक्वल नहीं होंगी बल्कि अलग अलग होगी। वैसे सबसे ज्यादा टेंशन किस पॉइंट की होगी? सबसे ज्यादा टेंशन ए की होगी, उसके बाद टेंशन बी की होगी, और उससे भी कम टेंशन सी की होगी। सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि जिस पॉइंट ए को इसके पीछे के सब लोगों को खींच के लाना है, तो पॉइंट ए को अगर इसके पीछे के सब लोगों को खींच के लाना है, तो पॉइंट ए को पूरी रस्सी को भी खींचना है और ब्लॉक को भी खींचना है, तो ज्यादा टेंशन की जरूरत पड़ेगी। पॉइंट बी को आधी रस्सी और ब्लॉक को खींचना है, तो टेंशन थोड़ी तो कम हो जाए, क्योंकि आधी रस्सी को ही खींचना है, और पॉइंट सी को सिर्फ ब्लॉक को खींचना है, तो टेंशन और कम हो जाएगी। तो जिस तरफ मोशन हो रहा होता है उस तरफ आप जब मूव करते हैं तो सबसे ज्यादा टेंशन इधर वाले पॉइंट की होगी, फिर वो टेंशन धीरे धीरे घटती जाएगी। आई बात समझ में? तो हमें अब पता करना है, हमें इस क्वेश्चन में पता करना है ए बी और सी 3 पॉइंट की टेंशन और एक्सेलरेशन। ठीक है, डायग्राम बनाओ, करते हैं पता। ठीक है, चलो अब इन तीनों पॉइंट पे हम टेंशन कैसे पता करते हैं, नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास हमको दिया है कि एक 2 kg का ब्लॉक है, एक रस्सी यहां पे ज्वाइन करी गई है, और यहां पे एक 6 kg का ब्लॉक। ठीक है, ये 6 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, रस्सी भी 2 kg की है, और यहां पे फोर्स लगाया गया है, कितना 10 दिया था, 20 न्यूटन। तो देखो यहां पर ये अगेन ये सब मूव करेंगे और एक साथ मूव करेंगे, क्योंकि जब आप ब्लॉक को खींचोगे तो ब्लॉक भी चलेगा, रस्सी भी चलेगी, ये ब्लॉक भी चलेगा, तो इन सब के पास क्या रहेगा? सेम एक्सेलरेशन। और जब भी एक्सेलरेशन सेम रहता है हमें लगाना होता है नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। ठीक है, यहां पर भी यही लगाएंगे, नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए, क्योंकि सबके पास सेम एक्सेलरेशन है। ठीक, जब भी सेम एक्सेलरेशन होगा यही चीज हमको यूज करनी है। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है? 20। टोटल मास कितना है? 6 kg का ब्लॉक, 2 kg की रस्सी, फिर 2 kg का ब्लॉक इनटू, क्योंकि यहां पे रस्सी का भी मास है तो रस्सी के मास को भी इंक्लूड करना है, रस्सी भी मोशन कर रही होगी, यहां से ए की वैल्यू आ जाती है 2 के बराबर, तो एक्सेलरेशन तो हमको मिल गया 2 के बराबर। ठीक,
अब आता है कि टेंशन का पता करना। तो टेंशन पता करने के लिए हम वही तरीका लगाएंगे जो पहले लगाते आए हैं। मान लो मुझे टेंशन निकालनी है पॉइंट ए पर, ए पॉइंट। तो यहां से आप एक वर्टिकल लाइन बनाएं, इस वर्टिकल लाइन के राइट में रख दें और वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में रख दें। वर्टिकल लाइन के राइट में कितना मास है? 6 केजी, और लेफ्ट में कितना है? 4 केजी। 2 केजी का ब्लॉक, 2 केजी की रस्सी, दोनों का मास मिला के 4 के। टेंशन का काम है पुल करना, तो टेंशन के फोर्स ने इसको भी पुल किया होगा टी ए से, क्योंकि ए पॉइंट पे टेंशन निकाल रहे हैं, और इसको भी पुल किया होगा टी ए से। ऐसा लिख सकते हैं। ये भी चल रहा है राइट में ए से, और ये भी चल रहा है राइट में ए से। ठीक है, दोनों ए से राइट में चल रहे हैं। क्या एक फोर्स मिसिंग है? कौन सा? 6 केजी पे क्या 20 न्यूटन का फोर्स लगा? ये मिसिंग है। 20 न्यूटन भी लगा दूं मैं। अब किसी भी एक की क्वेश्चन लिख दो, किसी भी एक की क्वेश्चन लिख दो। मान लो इसकी क्वेश्चन लिखनी है, क्या लिखेंगे? 20 माइनस टी इज इक्वल टू 6 इंटू ए निकाल चुके हो, 2 का पुट करोगे टेंशन ए की आ जाएगी। या अगर तुम इसकी इक्वेशन लिखना चाहते तो क्या लिखते? टी ए माइनस करने के लिए तो कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 4 इंटू ए निकाल चुके हो, ए की वैल्यू पुट कर दो, दोनों से आपको 8 न्यूटन की टेंशन मिल जाती है। आ गई बात समझ में? वैसे ही अगर बी पे निकालना होता, बी सेंटर पॉइंट है, पिछले डायग्राम में जाते हैं, बी यहां पे निकालना है, तो क्या फिर से एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, दोनों तरफ 2 मास को रख देंगे, टेंशन बी लिख देंगे, और इक्वेशन लिख के आंसर निकाल सकते हो। अब आप बी और सी दोनों पे टेंशन निकालोगे। ए पे मैंने निकाल दी, बी और सी पे निकालेंगे। बी पर 4 और 3 और 6 आ जाएगा, और सी पर 4 आएगा। ठीक है, ठीक है, आ गया आंसर। चलो मैं मेरे ख्याल से नोट कर लिया है सबने। बी पर जरा टेंशन निकालते हैं। ठीक है, किसी का नहीं आया है तो चेक कर सकता है। तो बी पर टेंशन निकालने के लिए फिर से आप डायग्राम बनाएंगे। यहाँ ब्लॉक है, इधर एक रस्सी है, और फिर एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मास 6 केजी है, इसका मास 2 केजी है, और हमने फोर्स लगाया है इसके ऊपर 20 न्यूटन का। हमको पता है कि ये एक्सेलरेशन 2 से चल रहा है, ए हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे टेंशन निकालनी है, तो यहाँ वर्टिकल लाइन बना देंगे, इसके लेफ्ट में मास और इसके राइट में मास। तो क्योंकि बी में आधी रस्सी इधर चली जाएगी, तो 2 केजी में 1 केजी जोड़ेंगे तो 3 केजी आएगा, और आधी रस्सी इसके पास चली जाएगी, तो यहाँ पे 7 केजी आ जाएगा। ठीक है, आधी आधी रस्सी दोनों तरफ गई है, तो इधर 1 केजी 3 केजी, और इधर 1 केजी 7 केजी। यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाए हो, और यहाँ पे ये बी के लिए बात कर रहे हैं, तो टेंशन टीबी लिख देंगे। टेंशन का काम होता है पुल करना। यहाँ भी टेंशन टीबी लिख देंगे, पुल करना। और इधर कोई फोर्स नहीं है, ये भी एक्सेलरेशन 2 से बढ़ रहा है, और ये भी एक्सेलरेशन 2 से बढ़ रहा है। किसी भी एक की इक्वेशन लिख दो, इसी की लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे टेंशन इज इक्वल टू 3 इंटू ए की वैल्यू 2 के बराबर है, टेंशन 6 के बराबर आ गई। ठीक। सिमिलरली पॉइंट सी पे टेंशन निकालनी थी, तो सी पे भी निकालने का सेम मेथड रहेगा।
यहाँ पे 6 kg 2 kg, सी का पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पे टेंशन निकालने को कहा गया है। यहाँ पे आप दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, पॉइंट सी से दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इस तरफ कितना मास आएगा? 8 kg, इस तरफ 2 kg, ठीक है। और सी पॉइंट से डिवाइड किया है तो यहां पे टेंशन टी सी इधर, यहां पे टेंशन टी सी इधर। यहां 20 न्यूटन का फोर्स लगा है, लगा सकते हो। इधर कुछ नहीं लगा है, कुछ नहीं लगाना है। और ये एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ रहा है, इसी की इक्वेशन लिख देते हैं, टी सी इज इक्वल टू 2 × ए की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 न्यूटन की टेंशन आ गई। ठीक है, आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, किसी की भी इक्वेशन बना के निकाल सकते हो, बट इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो कहीं पर भी टेंशन निकालने को कहेगा, निकाला जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब अगेन ये बात समझना कि कोई जरूरी नहीं कि आपको रस्सी दी हो, ये रॉड भी हो सकती थी। रॉड होती तभी भी सेम तरीका रहता, रस्सी है तभी भी सेम तरीका, चेन है तभी भी सेम तरीका। तो रॉड, स्ट्रिंग या चेन, तीनों में से कोई भी यूज करवा सकता है, मेथड सब में सेम रहेगा। जहां टेंशन निकालने को कहेगा वहां से आप दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे और रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है। कर लिया नोट सबने? ठीक है। यहां पे दिया है कि जो चेन है उसका जो मास है वो है 3 kg का। ठीक है, चेन का मास हमको 3 kg का दिया हुआ है। और यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट पी। डायग्राम बनाओ लो, लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखोगे, if the length of the chain is 30 centimeters, if the length of the chain is 30 centimeters, then find the tension at point P. Then find the tension at point P, which is 10 centimeters from point A. Then find the tension at point P, which is 10 centimeters from point A.
कितना? 10। 27.6 देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकता हूं कि इतना आसान नहीं है, बट ठीक है, करना समझते हैं कैसे करते हैं इसको। तो पहले तो हम एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन के लिए ये इधर जा रहा होगा, ये राइट में जा रहा होगा, और ये ऊपर जा रहा होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग नेट पुलिंग फोर्स की बात करते हैं, और नेट पुलिंग फोर्स अगर कोई वर्टिकली हैंग कर रहा है तो उस पर नेट पुलिंग फोर्स उसका mg होता है। तो मास है 10, ग्रेविटी है 10, दोनों मिला के 100 आ जाएगा। ठीक है, ये भी वर्टिकली हैंग कर रहा है तो इसका mg कितना हो गया? और ये तो फ्लैट सरफेस में है, इस पे mg कोई काम नहीं करने वाला है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे mg कोई काम नहीं करने वाला है, तो उसके ऊपर mg नहीं लगेगा। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है? नेट पुलिंग फोर्स कितना है? 60 माइनस, सॉरी 100 माइनस 40 इज इक्वल टू टोटल मास 10 प्लस चेन का मास 3 kg प्लस ब्लॉक का मास 4 kg इंटू ए। ठीक है, वही फिर से लगाया, नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इंटू ए। यहां चेन भी चल रही हो, चेन का मास भी लेना पड़ेगा। तो 100 माइनस 40 इज इक्वल टू टोटल मास इंटू ए। ए की वैल्यू कितनी आ जाती है? 6/7, 60/70। ठीक है, 60/70। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। किसी भी सवाल में सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेलरेशन निकालने का, उसके बाद देखते हैं कि क्या पूछा है। तो टेंशन पूछी है, और टेंशन पूछी है पॉइंट पी पर, इस पॉइंट। ठीक है, तो मैं कौन से तरीके से इसको बता सकता हूं? ठीक है, तो चलो हम लोग वही तरीका फिर से कोशिश करते हैं कि सेम तरीके से मैं तुम्हें समझा पाऊं। अगर हम पॉइंट पी से एक वर्टिकल लाइन बना दें, पॉइंट पी से अगर हम एक वर्टिकल लाइन बना दें, तो क्या उस वर्टिकल लाइन के राइट में चेन का कुछ हिस्सा रहेगा? चेन का जो हिस्सा रहेगा उसका कितना मास होगा? क्योंकि पूरी चेन का मास 3 kg है, और चेन की लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर का मास 3 kg है, तो ये 10 सेंटीमीटर का मास कितना होगा? 1 kg होगा कि नहीं होगा भाई? ये देखो ना, टोटल 30 सेंटीमीटर का मास 3 kg है, तो 10 सेंटीमीटर का मास 1 kg होना चाहिए। तो यहां पे जो चेन आई है ये 1 kg के मास की है। ठीक, लेकिन चेन के साथ आगे एक रस्सी गई है, रस्सी पुली के ऊपर से होती हुई इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, और ये ब्लॉक है 10 kg का। समझ लेना इस सवाल को, क्योंकि थोड़ा अलग तरीके का सवाल है, बट उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पे जो चेन है, तुम चाहो तो खाली चेन बना दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे। इस तरीके से एक चेन बना दी जाए, और इस चेन का मास है 1 kg का, और इधर से जाके ब्लॉक जुड़ जाता है 10 kg का। और टेंशन इधर क्या है, नहीं जरूरत है बनाना चाहो बना लो। इधर भी ऐसे एक चेन आ जाएगी, और इधर भी जाकर एक ब्लॉक आएगा और ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक ही तरफ का देखना है, क्योंकि एक ही तरफ से हमको आंसर मिल जाता है, दोनों तरफ की इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलो मैं राइट साइड में बनाता हूं। और टेंशन का फोर्स कैसा फोर्स होता है? पुल करने का। तो क्या यहां से टेंशन ने इसको पुल किया होगा, और यहां से टेंशन ने इसको भी पुल किया होगा, दोनों को टी को पुल किया होगा। ठीक, अब मुझे इक्वेशन अगर बनानी है, तो क्या ये नीचे जा रहा है ए से, और ये आगे जा रहा है ए से, ऐसा हो रहा है। ठीक, ये जो चेन है, अच्छा अब तुम इस डायग्राम पे, जो राइट वाले डायग्राम पे ध्यान देना।
इसको कितने फोर्स ने नीचे पुल किया? 100। क्या इसको किसी ने रोका? बिल्कुल रोका। यहां पे रस्सी की जो चेन है उसकी टेंशन टी ने रोका। जैसे ही तुम यहां से कट करोगे, इधर वाले पार्ट को इधर टी पुल कर रहा है, और अगर टी पुल कर रहा है तो यहां पे तुम्हें टी का फोर्स पुल करता हुआ दिख भी रहा है। तो नेट पुलिंग फोर्स इधर वाले के लिए, नेट पुलिंग फोर्स क्या लिखा जाएगा? 100 माइनस टी इज इक्वल टू टोटल मास 11 इंटू ए। समझना राइट हैंड साइड की इक्वेशन, ठीक है। यहां पर क्या किया हमने? रस्सी को दो पार्ट में कट कर दिया। यहां से कट करने के बाद इधर का पार्ट बना दिया, इधर का पार्ट बना दिया। टेंशन का काम होता है पुल करना। पिछले डायग्राम में तो यही किया था, यहां से आपने कट किया, टेंशन ने इसको पुल किया है। वैसे यहां पे भी तो मैंने यहां पे कट किया है, तो टेंशन ने दोनों साइड से उसको पुल किया। ये टेंशन का पुलिंग फोर्स इधर हो गया, यहां से 100 न्यूटन का उसका mg खींच रहा है, और ये दोनों चल रहे हैं नीचे, मतलब ये नीचे और ये राइट में। तो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं तो हमें इक्वेशन बनानी चाहिए 100 माइनस टी इज इक्वल टू टोटल मास 10 प्लस 1 इंटू ए। 100 माइनस टी इज इक्वल टू टोटल मास 10 केजी का मास और 1 केजी का चेन इंटू ए। ये इक्वेशन समझ में आई है? सबसे इंपॉर्टेंट यही इक्वेशन है इस केस में, ठीक है। और इस इक्वेशन में क्या किया है हमने? यहां पे चेन को दो पार्ट में कट कर दिया, इधर का पार्ट बना दिया इस तरफ, इधर का पार्ट बना दिया इस तरफ। टेंशन का फोर्स पुल करता है, तो यहां पे टेंशन के फोर्स ने इधर इसको पुल किया, इसको टेंशन के फोर्स ने इधर पुल किया। यहां की इक्वेशन हम बना नहीं रहे हैं, हम खाली इधर की इक्वेशन बना रहे हैं। 10 केजी पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा, इसमें टी लगा, और ये दोनों इस तरफ आ रहे हैं, तो 100 माइनस टी इज इक्वल टू टोटल मास इंटू ए, ठीक है। तो टोटल मास की वैल्यू 11 है, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 इंटू ए। तो 11 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी? 60/17 माइनस 100। अब जो भी सॉल्व करके आता है, अच्छा उल्टा लिख, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 11 इंटू 60/17, ठीक है, 61.1, है ना। और भी बता दो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कहा ना थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग इसलिए क्योंकि यहां पर मैंने दो ब्लॉक्स को हैंग कर दिया है, बट इसमें भी आप एक चीज सीखोगे, क्योंकि ऐसे कोई सवाल आ जाएंगे तभी भी हम टेंशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या बेटा? यहां पे हाँ, 10 केजी का जो फोर्स है वो किस तरफ लग रहा है? अच्छा, क्या ये फ्लैट सरफेस पे है? फ्लैट सरफेस पे mg काम नहीं करता है, तो इसलिए चेन का mg तुम्हें नहीं लेना है। नहीं समझ में आया? mg कब काम करता है? जब कोई हैंग कर रहा हो, तो हैंग करने वाले के लिए mg काम करता है, लेकिन चेन तो हॉरिजॉन्टल है ना, फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल पे mg काम नहीं करता है। इसलिए तो यहां पर भी क्या चेन का मास लिया हमने? यहां पे जो इक्वेशन बनाई 100 माइनस 40 इज इक्वल टू टोटल m इंटू ए, में क्या चेन का कोई भी मास लिया हमने? नहीं लिया, उसका mg हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि चेन कैसी है? हॉरिजॉन्टल। तो जो हॉरिजॉन्टल चल रहा है उसके लिए मास की जरूरत नहीं है, जो वर्टिकल चल रहा है सिर्फ उसी के लिए mg की जरूरत पड़ेगी। यही पूछ रहे हो ना शायद? हाँ, तो इसीलिए यहां पर चेन कैसे चल रही है? हॉरिजॉन्टल चल रही है, इसलिए उसके mg की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वर्टिकल चल रहा है, इसके mg की जरूरत पड़ेगी। ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है, इसके mg की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया। एक फोर्स लगाया गया है एक रॉड पर,
और हमें पता करना है कि इस रॉड में टेंशन कितनी होगी यहां से x की दूरी पे। क्या बेटा? हाँ, टोटल लेंथ को l मान लो और मास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से मास की वैल्यू नहीं आएगी, तो आंसर खाली f, l और x के टर्म में आएगा। क्या आता है आंसर? f माइनस a की वैल्यू पुट करो ना। पहले देखो, हर क्वेश्चन में आपको सबसे पहला काम होता है एक्सेलरेशन निकालने का, और जब एक्सेलरेशन निकल जाएगा तभी टेंशन आएगी। हर सवाल में पहले ए निकालना है। तो यहां पे अगर ए निकालना है और हम मान लेते हैं कि इस चेन का जो मास है वो m का है और लेंथ जो है वो l की है, तो बताओ इस रॉड पर नेट पुलिंग फोर्स कितना लगा है? इस रॉड पर नेट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे mg काम नहीं करता है, तो mg का कोई यूज यहां पे नहीं है। इस रॉड को किसने चलाया? F ने चलाया। क्या किसी ने रोका? अगर रोका होता तो F माइनस एफ डैश इज इक्वल टू एम ए लिखते। नहीं रोका है तो हम क्या लिखने वाले हैं? F इज इक्वल टू एम इंटू ए। अगर किसी ने रोका होता तो F माइनस एफ डैश इज इक्वल टू एम इंटू ए लिख देते। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाती है फोर्स डिवाइडेड बाई मास। ये एक्सेलरेशन हो गया, F माइनस एफ एक्स बाई एल आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन। सबसे पहला काम ए निकालने का होता है। जहां पर भी सवाल में टेंशन पूछेगा पहले ए निकाल लो। अब ए निकालने के बाद हमसे टेंशन इस पॉइंट पर निकालने को कहता है। जिस पॉइंट पे टेंशन निकालने को कहता है वहां पे एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। इसके राइट में कुछ मास होगा, इसके लेफ्ट में कुछ मास होगा। यही तो करते हैं। ठीक, राइट में जो मास है वो इस इतना होगा, जो भी इतने पार्ट का मास है वो होगा, मान लेते हैं स्मॉल m का है या m1 का है। और लेफ्ट में भी तो कुछ मास होगा, इसके मास को हम m2 मान लेते हैं। हमें मास नहीं पता कितना है, लेकिन इसके राइट में कुछ मास है, कुछ लेफ्ट में मास है। और टेंशन का फोर्स कैसा होता है? पुलिंग फोर्स। तो टेंशन ने इसको पुल किया इस तरफ T से, टेंशन ने इसको पुल किया इस तरफ T से। ठीक, और यहां पर एक F का फोर्स भी लगा है, तो F का फोर्स भी तुम लगा देते हो। लगा दिया। किधर जा रहे हैं ये दोनों? राइट में, तो दोनों जा रहे हैं एक्सेलरेशन ए से राइट में। ए तुमको पता है। इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसकी इक्वेशन? F माइनस टी इज इक्वल टू m1 ए, और इसकी
टी इज इक्वल टू, यहां से टी ज्यादा निकालना आसान रहेगा, यहां से भी निकाल सकते हो, कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, बट यहां से ज्यादा आसानी से निकल जाएगा। कहीं से भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आंसर निकाला जा सकता है अगर हमको क्या पता चल जाए, इसका मास m2। तो यहां से मैंने क्या किया है, इधर वाले का मास मैंने m2 ले लिया है और इधर वाले का मास मैंने m1 ले लिया है। तो मुझे m2 और m1 किसी भी एक का मास निकाल लेंगे तो आंसर आएगा। अब वो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए यूज करना है लीनियर मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। लीनियर मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट कहता है पूरे का मास बाई पूरे की लेंथ, पूरी रस्सी का मास बाई पूरी रस्सी का लेंथ इज इक्वल टू इतने पार्ट का मास कितना है m1 डिवाइड बाय इतने पार्ट की लेंथ कितनी है x इज इक्वल टू इतने पार्ट का मास कितना है m2 डिवाइड बाय उतने पार्ट की लेंथ l माइनस एक्स। ठीक, तो मास बाई लेंथ आपको सबके लिए बराबर करना है, पूरे का मास बाई पूरे की लेंथ, इधर का मास बाई इधर की लेंथ, उधर का मास बाई उधर की लेंथ। अब चाहो तो तुम m1 निकाल लो, यहां पे x ले जाओ m1 निकल जाएगा, या m2 निकाल लो, इधर से l माइनस एक्स ले जाओ m2 निकल आएगा। तो m1 m2 में से कोई भी निकाल सकते हैं। अगर m1 निकालना होता तो m1 को क्या लिखते, ये इधर चला जाता तो क्या आ जाता mx बाई l। ये समझ में आया। अगर m2 निकालना होता तो क्या करते, ये l माइनस एक्स को इधर भेज देते, तो l माइनस एक्स इधर चला जाता तो क्या हो जाता m l माइनस एक्स बाई l। दोनों निकल आए, m1 भी निकल आया, m2 भी निकल आया। जिसको चाहो पुट कर दो, हम m2 को ही पुट कर देते हैं, और जब m2 को पुट कर देंगे तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी, कितना आया है m l माइनस एक्स बाई l, यही आया है m2। और a की वैल्यू क्या आई थी f बाई कैपिटल M, कैपिटल M कैपिटल M कैंसिल। ठीक, और हमारे पास टेंशन की वैल्यू निकल आती है f टाइम्स l माइनस एक्स बाई l। और ये तुम्हें याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्टली यूज करना है किसी सवाल पे, कि अगर आपने F का फोर्स लगाकर किसी भी रस्सी को खींचा है तो उस से x की दूरी पे जो टेंशन होगी वो F इंटू एल माइनस एक्स बाई एल होगी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और स्टैंडर्ड है जिसको याद रखना होता है। ठीक है, ठीक है। नोट कर लिया सबने, ओके। अब मैं एक चेंज कर रहा हूं इस सवाल पे। अभी मैंने एक ही तरफ से फोर्स लगाया था, हो सकता है फोर्स दोनों तरफ से लग रहे हो। ठीक है, तो आपको अब ये क्वेश्चन करना है जहां पर सेम हमने स्ट्रिंग ली है, एक तरफ फोर्स F1 लगाया है, दूसरी तरफ फोर्स F2 लगाया है, और आपको अगेन यहां से x की दूरी पर पॉइंट P पर
क्या टेंशन है आपको बतानी। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि F1 इज ग्रेटर देन F2, फाइंड टेंशन एट डिस्टेंस x फ्रॉम राइट एंड। ठीक है, तो जो राइट वाला एंड है उससे x की दूरी पर क्या टेंशन होगी। हाँ, किसने बोला? हाँ, क्या बोल रहे हो? बहुत तेजी से आंसर निकाले हो। हाँ बोलो, क्या है आंसर? तो अभी आधा निकाले थे। करो। हाँ हाँ हाँ, फिर से वही मास, वही एम है, लेंथ एल है, मतलब हर क्वेश्चन में आपको मास वही लेना है, टोटल मास एम, टोटल लेंथ एल। मास हालांकि कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी आंसर एल के ही टर्म में आएगा। पता नहीं। अगर F2 को जीरो पुट करके वही आंसर आ रहा है जो लास्ट क्वेश्चन का था तो सही हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन में F2 कितना था? जीरो था, तो F2 को जीरो पुट करो और देखो कि क्या वही आंसर आ रहा है जो लास्ट क्वेश्चन का था। तो ठीक है, हो सकता है सही हो। ठीक है, तो यहां पर फिर से हम लोग सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए यूज करेंगे नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। नेट पुलिंग फोर्स कितना है? F1, क्योंकि अब दोनों तरफ लग रहे हैं तो हमें घटाना भी पड़ेगा, तो F1 माइनस F2, और टोटल मास तो इस रिस्ट्रिंग का ही है, तो इनटू ए। तो ए की वैल्यू हमने लिख दी F1 माइनस F2 बाई मास। ये ए की वैल्यू मिल गई। ठीक, जहां पे टेंशन निकालनी है वहां से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक राइट का पार्ट, एक लेफ्ट का पार्ट। राइट वाले पार्ट का मास m1 है, लेफ्ट वाले पार्ट का मास m2 है। इधर एक फोर्स लगा है F2 का, इधर एक फोर्स लगा है F1 का, और रस्सी का पुलिंग फोर्स तो लग ही रहा होगा। तो रस्सी ने इसको इधर पुल किया होगा T से, और इसको इधर पुल किया होगा T से। ये भी राइट में A से जा रहा है, ये भी राइट में A से जा रहा है, तो किसी भी एक की क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक की क्वेश्चन लिख लो, मान लो इसी की लिख लो, पिछली बार भी इसी की हमने लिखी थी, इसकी भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे आंसर में। ठीक है, तो अगर इसकी क्वेश्चन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? टी माइनस एफ टू, टी माइनस, हाँ ठीक है, टी माइनस एफ टू इज इक्वल टू M2A। अब हमें यहां पर A की वैल्यू तो पता है, M2 निकालना है, और लास्ट क्वेश्चन में मैंने M2 निकाल के बताया था। लास्ट क्वेश्चन में हमने जब M2 निकाला था
तो m2 की वैल्यू क्या आई थी? m2 की वैल्यू आई थी m बाई l इंटू l माइनस एक्स, m बाई l इंटू l माइनस एक्स। लास्ट क्वेश्चन में इसको निकाला हुआ है। यहाँ पे हम यहाँ कर पुट करते हैं, ठीक है। तो ये आने वाला है t माइनस एफ टू इज इक्वल टू m बाई l इंटू l माइनस एक्स, और a की वैल्यू आई थी f बाई m। तो ये m कैंसिल हो जाएगा। अच्छा सॉरी, f1 माइनस एफ टू बाई m, तो m कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं t माइनस एफ टू इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में है f1 माइनस एफ टू इंटू l माइनस एक्स बाई l, इतना है। अब f2 को राइट में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और f2 को अगर हम राइट में ले जाते हैं, और तुम चाहो तो उस ब्रैकेट को एक्सपैंड भी कर सकते हो, f1 इंटू कैपिटल L, ठीक है, माइनस f1 इंटू एक्स प्लस f2 इंटू एक्स, शायद इतना ही आ रहा होगा, ठीक है। अब चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी f1 F1L को ऐसे ही छोड़ दो, F1L प्लस F2 माइनस F1X बाई L, ये आ जाएगा। और इसको मैं एक स्टेप और फर्दर ले जाता हूं, जिससे कि याद रखना आसान रहे। टेंशन इज इक्वल टू F1 प्लस F2 माइनस F1 X बाई L, ये याद रख, ठीक है। F1 प्लस F2 माइनस F1 X बाई L। कहाँ पे, कहाँ माइनस होगा? बताओ, मैं गलत हो सकता है, मेरा गलत हो तो कहाँ पे? पिछले केस में क्या आंसर आया था? पिछले केस के आंसर से तो मैच नहीं करेगा अगर मैं F1 को 0 पुट कर दूं तो। अगर F1 को 0 पुट कर दूं तो Fx बाई L आ रहा है। अच्छा, F2 को 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, उधर वाले को 0 पुट करेंगे तो इसको 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा अगर हम दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं F1 F2 का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको आंसर मतलब नहीं याद करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन मैं चाहता हूं प्रोसेस भी समझो, प्रोसेस भी समझो कि किस प्रोसेस से हम आंसर निकाल रहे हैं। सबसे पहला स्टेप, टोटल नेट पुलिंग फोर्स की वजह से ए निकालना है। उसके बाद जहां पे टेंशन निकालनी है वहां से आपको दो पार्ट अलग अलग कर देने हैं, किसी भी एक पार्ट की इक्वेशन लिखनी है, और मास निकालने के लिए उस बात का यूज करना है क्या, कि टोटल मास बाय टोटल लेंथ इज इक्वल टू जितने का मास बाय उतने की लेंथ। वहां से हम m2 निकालेंगे और m2 को उठा के जब हम पुट कर देंगे इस जगह पे, ठीक है, ये m2 को उठा के जब हम यहां पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए मास वाली रस्सी के लिए, उसमें सब में रस्सी का मोशन हॉरिजॉन्टल हुआ था। जितने सवाल देख लो, यहां पे रस्सी
हॉरिजॉन्टल सरफेस में चल रही है, और जब भी हॉरिजॉन्टल में चलेगी तो mg का कोई भी यूज नहीं करना है, ओके। mg सिर्फ वर्टिकल में ही उसका यूज कराया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन में mg का कोई यूज नहीं। यहां भी रस्सी हॉरिजॉन्टल चली, mg का कोई यूज नहीं। यहां पर चेन हॉरिजॉन्टल चली, mg का कोई यूज नहीं। यहां पर भी रस्सी हॉरिजॉन्टल चली, mg का कोई यूज नहीं। तो यहां पे जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए हैं उसमें सारे क्वेश्चंस में हॉरिजॉन्टल मोशन हुआ है अब तक रस्सी का, तो उसमें उन सारे क्वेश्चंस में mg का कोई यूज नहीं हुआ है, ठीक। लेकिन अगर वर्टिकल मोशन होने लगेगा तो mg का भी यूज करना पड़ेगा। समझ में आई ये बात? ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं जहां पे अब हम वर्टिकल मोशन के बारे में समझते हैं। हाँ, कहाँ पे? वो कैंसिल हो जाएगा जब तुम इसमें राइट में F2 ले जाओगी और फिर एलसीएम लोगी, ब्रैकेट को खोलोगे तो यहां से -F2L आएगा, ये इधर चला जाएगा तो +F2L आएगा, तो मैंने कैंसिल कर दिया। थर्ड वाले स्टेप में यहां पे F1L तो आ गया और इन दोनों से मैंने x को कॉमन ले लिया, तो x को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? F2 - F1। अगला स्टेप, अगले स्टेप में क्या हुआ? अगला स्टेप ये नहीं, अगला स्टेप ये है। हाँ, तो इसमें क्या हुआ? F1L से L डिवाइड हो गया तो F1 बचा और यहां पे आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, वर्टिकल मोशन में आते हैं और सबसे पहले बिना मोशन का सवाल करते हैं। और ये बिना मोशन का जो सवाल है ये इस तरीके के सवाल नीट में आए हैं, और नीट में यही सवाल वेव से रिलेटेड आया था, ठीक है। तो वेव हम जब पढ़ेंगे तो करेंगे, अभी फिलहाल हम टेंशन तो निकालना सीखे। तो अगर ये रस्सी है जिसका मास m है और लेंथ l है, तो अंतर समझना। हम लोग अभी तक रस्सी यूज करते थे जो मासलेस होती थी, और जब मासलेस रस्सी को हम लोग सीलिंग से हैंग करते थे तो ये रस्सी में कोई भी टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि इसका कोई भी मास नहीं है, रस्सी स्लैक रहती थी और इसमें टेंशन होती थी 0। लेकिन जब रस्सी का खुद का मास है तो ग्रेविटी उसी मास को खींच के रस्सी को टाइट कर सकती है, तो अब ये रस्सी लूज नहीं होगी बल्कि रस्सी टाइट रहेगी, क्योंकि उसका खुद का मास है और खुद के मास की वजह से इसमें टेंशन आएगी, ठीक। डिफरेंस यही समझना है कि जब रस्सी मासलेस होती है, अच्छा यहां पे टेंशन लाने के लिए क्या करते थे हम लोग? नीचे ब्लॉक को हैंग करते थे, रस्सी टाइट हो जाती थी और टेंशन आ जाती थी। और इस रस्सी में क्या टेंशन हर पॉइंट पे सेम आती थी? बताया था, कहीं पर भी पूछो सब एक ही टेंशन लिखनी है जो कि इसके वेट के बराबर है। लेकिन जब रस्सी का मास होता है तो टेंशन हर जगह पे सेम नहीं होती है, टेंशन बदलती रहती है, ठीक है। तो हमें अब पता करना है इस पॉइंट पे टेंशन, ये पॉइंट जो यहां से x की दूरी पर है, इस पॉइंट पर क्या टेंशन होगी, ठीक है। फाइंड टेंशन एट P, ठीक है। तो हमें टेंशन निकालने के लिए मैं इस सवाल को कर देता हूं। पहला सवाल है ग्रेविटी के अंदर वाला, बाकी आप आगे के सवाल खुद कर सकते हैं। इसमें कौन सा मेथड हम लोग यूज करें? चलो सेम मेथड ही लगाते हैं, ठीक है। कुछ नया चीज नहीं करते हैं, सेम मेथड लगाते हैं। यहां से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, उसके नीचे एक मास है, इसके ऊपर एक मास है, यही हो रहा है। उसके नीचे एक मास है, इसके ऊपर एक मास है। नीचे जो मास है क्या उसका कुछ तो मास होगा, मान लेते हैं कि स्मॉल m का मास है, मान लेते हैं, ठीक है। रस्सी का काम है पुल करना, तो रस्सी की टेंशन ने इसको इधर पुल किया होगा T से, और ऊपर वाले को नीचे पुल किया होगा T से। T का मतलब रस्सी का काम है पुल करना, T का पुल हो गया। और इसके ऊपर क्या और कोई फोर्स लग रहा है? mg लग रहा है, क्योंकि जैसे ही वर्टिकल आए अब ग्रेविटी का काम करना शुरू हो जाएगा और mg भी नीचे की तरफ खींचने लगेगा, ठीक। क्या कोई मोशन हो रहा है इस केस में? नहीं, क्योंकि यहां पर ये रस्सी फिक्स्ड है तो एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि वो पहले से 0 है। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या इक्वेशन लिखने वाले हैं हम इसकी? T = mg लिख दो, या T - mg = ma लिखोगे भी तो a तो 0 है, तो यहां पे T और mg दोनों इक्वल हैं। याद करो इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, इक्विलिब्रियम में फोर्स बैलेंस होते थे, और जब फोर्स बैलेंस कब होते हैं? जब एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। तो T = mg,
क्या इतने पार्ट का मास निकाल सकते हैं हम? फिर से वही तरीका, टोटल मास बाय टोटल लेंथ इज इक्वल टू उतने पोर्शन का मास बाय उतने पोर्शन की लेंथ। ठीक है, पूरी रस्सी का मास बाय पूरी रस्सी की लेंथ इज इक्वल टू नीचे वाले पार्ट का मास बाय नीचे वाले पार्ट की लेंथ। ठीक है, यहां से स्मॉल m की वैल्यू हमको मिल जाती है m बाई एल इंटू एक्स, और ये यहां पे आके पुट कर देंगे तो टेंशन आ जाएगी m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, ये टेंशन। और ये टेंशन कांस्टेंट नहीं है, आप देखें जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे टेंशन भी बदलेगी। इसका मतलब जैसे जैसे आप रस्सी में ऊपर चलते जाओगे टेंशन बढ़ती जाएगी। क्यों भाई? टेंशन का काम क्या है? ये टेंशन ने क्या किया है? इस टेंशन ने इस मास को गिरने से रोका है। ये जो नीचे वाला मास है ये ना गिरे, इसीलिए टेंशन ने उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा टेंशन को लगना पड़ेगा, क्योंकि नीचे का मास जितना बढ़ता जाएगा टेंशन उतनी ज्यादा होती जाएगी। सबसे नीचे पर टेंशन क्या होगी? यहां पे x कितना है? 0 है भाई, ये दूरी है x की, लेकिन यहां पर तो x 0 हो गया है, तो टेंशन भी 0 होनी भी चाहिए। क्या इसको किसी को नीचे पकड़ के रखने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो इसको कुछ पकड़ के रखने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, यहां पर इस जगह को टेंशन ठीक से लगाकर खींचना पड़ा, जिससे कि ये वाला पोर्शन नीचे ना गिर पाए। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेंशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। किसी भी पॉइंट की टेंशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और अगेन आप चाहो तो ये फॉर्मूला याद रख लो एक सिंगल स्ट्रिंग के लिए, m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी। ठीक है, बट अगेन मैं हमेशा आपको यही कहता हूं कि फॉर्मूला याद हो ना हो, आपको प्रोसेस याद होना चाहिए कि किस प्रोसेस से हम आंसर तक पहुंचे। ठीक है, ठीक है, चलो। ग्रेविटी का पहला सवाल था जहां पर mg का भी यूज करना पड़ेगा अब से। और अगर ये रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन 0 है। तो हमने इतने पार्ट के लिए यहां से डिवाइड किया, इसके नीचे वाले को लिखा, इसके ऊपर वाले को लिखा, बस खाली नीचे वाले से आंसर मिल जाएगा टी और mg को इक्वल करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस रस्सी का मास 4 kg का है, इस ब्लॉक का मास 10 kg का है। ठीक है, पूछता है फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। 120। ठीक है, 120 आना चाहिए।
ठीक है, चलो करते हैं। तो यहाँ पे हमें टेंशन निकालनी है इस रस्सी के मिड पॉइंट पे। तो रस्सी की जितनी भी लेंथ हो फर्क नहीं पड़ता, हमको अगर बीच में टेंशन निकालनी है तो हम यहाँ से इसको बीच से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक ऊपर का पार्ट एक नीचे का पार्ट। ठीक है, तो नीचे के पार्ट में टोटल मास कितना आया होगा? आधी रस्सी का मास आ गया होगा, और ब्लॉक का मास तो है ही। पूरी रस्सी का मास 4 kg है, तो आधी रस्सी का मास 2 kg, और ब्लॉक 10 kg। टोटल मास कितना है इसमें? 12 kg। ऊपर कितना है? हमें ऊपर से नहीं फर्क पड़ता, हमें सिर्फ नीचे से आंसर निकालना है। अगर ये 12 kg का ब्लॉक है तो 12 इंटू जी मतलब 120 का फोर्स लग रहा होगा। टेंशन इधर लग गई टी पर, इधर टेंशन लग गई टी पर, ऊपर लग रहा होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता। और सिर्फ इतने ही पार्ट को हम देख के आंसर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी तो इक्विलिब्रियम में ही है, मोशन तो हो नहीं रहा है। तो T इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो सेम जैसे लास्ट प्रॉब्लम थी वैसी प्रॉब्लम है, बस यहां पर क्या हुआ, रस्सी के मास के साथ साथ ब्लॉक का मास भी लेना पड़ा। पिछले सवाल में सिर्फ रस्सी के मास को हमने लिया था, ब्लॉक है तो ब्लॉक का मास भी ले लिया। ठीक है, इसको एक लिफ्ट के अंदर रखा गया है, लिफ्ट को एक्सेलरेट करवा दिया गया है। ठीक है, अगेन आपको यह बताना है कि फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। इसका मास, टोटल मास m है, टोटल लेंथ l है। m बाई l, l नहीं आएगा। मिड पॉइंट पे टेंशन निकालनी है। देखो, तुम्हें लिफ्ट से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन से, तो ऑब्वियसली ये रस्सी भी जा रही है एक्सेलरेशन से। तो हमें अगर, जैसे हम लोग पहले कोई सवाल करते थे, उसमें हम लोग क्या करते थे, चलो मैं पहले बता देता हूं। हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए, जैसे ये क्वेश्चन किया, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया था इस सवाल में टेंशन निकालने के लिए? ए निकाला था। ए निकाला था तभी तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमको ए ऑलरेडी दे दिया है, तो ए निकालने की जरूरत अब हमको पड़ेगी नहीं, क्योंकि ए पहले से दे दिया है। और अगर हमको ए पहले से दे दिया गया है और हमसे कहता है कि मिड पॉइंट पर टेंशन निकालो, यहां पे टेंशन निकालो, तो यहां से हमने इसको नीचे और ऊपर दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक, नीचे कितना मास है? आधी रस्सी का मास, मतलब कितना? m/2 का। तो क्या यहां पे वर्टिकल मोशन में तो भाई ग्रेविटी का काम होता है, तो m/2 जी इसका हो गया।
और टेंशन का काम होता है पुल करना, तो यहां पे टेंशन टी, यहां टेंशन टी, ऐसे हम लोग बनाते। क्या यहां पे ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। इसके पहले वाले सवाल में इक्वल थे, देखो इसके पहले वाले सवाल में इक्वल थे, इसके सबसे पहला सवाल जो था देखो, यहां पे ये दोनों इक्वल थे। क्यों थे? क्योंकि ए कितना था? 0। लेकिन यहां पर इक्वल नहीं है क्योंकि यहां पे ए 0 नहीं है। क्या इक्वेशन लिखेंगे? ये ए से ऊपर जा रहा है, टी माइनस एम बाई टू जी, एम बाई टू जी इज इक्वल टू एम बाई टू ए। टी का फोर्स ऊपर, आधा मास है इसका, पूरी रस्सी का मास m है, तो आधी रस्सी का मास m बाई टू हो गया। तो t माइनस एम बाई टू जी इज इक्वल टू एम बाई टू है। हाँ, तो यहां से अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो m बाई टू को कॉमन ले लोगे, g प्लस ए इसका आंसर होगा। समझ में आया डिफरेंस? अगर ये रेस्ट में होता, अगर ये लिफ्ट नहीं चल रही होती, तो टी और एम जी बाई टू बराबर हो जाते। लेकिन अगर लिफ्ट चल रही है ऊपर की तरफ, तो टी माइनस एम बाई टू जो भी उसका मास है इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेम क्वेश्चन फिर से। यहां पे रस्सी पर फोर्स ऊपर लगा के पुल किया जा रहा है। सिक्स माइनस एम जी बाई टू, नहीं, 3 mg आएगा। ठीक है। देखो, सबसे पहला स्टेप है एक्सेलरेशन निकालने का, और वर्टिकल मोशन हो रहा है तो ग्रेविटी को भी यहां पे काम करना होगा।
और आप कह सकते हैं कि ये जो पूरी हमको रस्सी दिख रही है, इस पूरी रस्सी को अगर चलाया गया है तो 6 mg का फोर्स ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, लेकिन क्योंकि ग्रेविटी भी लगती है वर्टिकल डायरेक्शन पे, तो रस्सी का मास m है, तो mg ने नीचे पुल किया। ठीक है, तो 6 mg का फोर्स ऊपर पुल कर रहा है, mg का फोर्स नीचे पुल कर रहा है, और क्योंकि ऊपर का फोर्स ज्यादा है तो ये पूरी रस्सी ऊपर की तरफ चलती हुई जा रही। तो इक्वेशन लिख सकते हैं हम इस पुलिंग फोर्स के लिए। क्या इक्वेशन लिखेंगे? 6 mg माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो पहला काम होता है एक्सेलरेशन निकालने का। तो पूरी रस्सी के ऊपर 6 mg लगा है, उस पूरी रस्सी को नीचे की तरफ अर्थ ने mg से खींचा है, और अगर यह रस्सी ऊपर की तरफ जा रही है तो पुलिंग फोर्स हो जाएगा 6 mg माइनस mg। F माइनस एफ डैश इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए लिखते थे हॉरिजॉन्टल पे, वैसे वर्टिकल पे भी F माइनस एफ डैश इज इक्वल टू टोटल m इनटू ए। यहां से तुम्हें a की वैल्यू मिल जाती है 5g। तो पहला काम होगा आप a निकालें, और जब a निकल जाएगा तो फिर अगले स्टेप में जाएंगे जहां पे टेंशन निकालने को कहता है। अब हमसे यह कहा गया है कि इस रस्सी में हमने फोर्स लगाया है 6 mg का ऊपर की तरफ। ठीक है, इधर एक फोर्स लग रहा है mg का। ठीक है, और टेंशन निकालनी है मिड पॉइंट पे। तो जहां भी टेंशन निकालने को कहेगा वहां से हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, एक नीचे का पार्ट और एक ऊपर का पार्ट बन जाएगा। तो इसके नीचे कुछ मास है, इसके नीचे आधी रस्सी का मास है। कितना होगा आधी रस्सी का मास? अच्छा, इसको अभी ना बनाओ, इससे कंफ्यूजन होगा, खाली इसको रहने दो। ठीक है, ये तो हमने तब बनाया जब पूरे के देख रहे थे, अभी हम लोग उसको नहीं लिख रहे हैं। अभी हम इसको आधे आधे पार्ट पे डिवाइड कर देते हैं। इस आधे पार्ट का मास m/2 है, और इस आधे पार्ट का मास भी m/2 है। ठीक है, टेंशन का फोर्स पुल करेगा, तो टेंशन ने इसको इधर पुल कर दिया T से, और टेंशन ने इसको इधर पुल कर दिया T से। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये आधी रस्सी का मास है, तो इस आधी रस्सी के मास का जो ग्रेविटी खींचेगी वह m/2g से खींचेगी, क्योंकि हम सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, नीचे वाले पार्ट की। यहां तो हम पूरे पार्ट की बात कर रहे थे तो mg लगा था, लेकिन हम सिर्फ नीचे वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर आधी रस्सी का मास बंद है, तो m/2g का फोर्स लग रहा होगा। और क्या ये पूरी रस्सी a से ऊपर गई है, तो ये आधी रस्सी भी तो a से ऊपर ही जा रही होगी। हाँ, अगर पूरी रस्सी ए से ऊपर गई है तो ये जो आधी रस्सी आपको नीचे वाली दिख रही है, ये भी तो ए से ऊपर ही गई होगी। हम इस आधी रस्सी की बात कर रहे हैं, तो इस आधी रस्सी का मास m/2 हो गया, इस आधी रस्सी का वेट हो गया mg/2, इस आधी रस्सी को T से खींचा गया है, और ये आधी रस्सी भी ए से ऊपर जा रही है। क्या इक्वेशन लिख दें इसकी? पुलिंग फोर्स, फिर से पुलिंग फोर्स, तो ऊपर का फोर्स है T, नीचे का फोर्स है m/2g इज इक्वल टू m/2a। T माइनस mg इज इक्वल टू ma। ऊपर का फोर्स T, नीचे का फोर्स mg, T माइनस mg इज इक्वल टू ma। यहां से T की वैल्यू आ जाएगी m/2 को राइट में ले जाओगे तो g प्लस a हो जाएगा। ठीक है, और a की वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो ये 3 mg आ जाएगा। ठीक है, तुम ऊपर वाले से भी आंसर निकाल सकते थे। जैसे ऊपर वाले के लिए हम लोग अगर बनाते तो टी ने तो पुल किया है,
लेकिन क्या इसको 6 mg ने ऊपर खींचा हुआ है, ठीक है, और ये भी एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है। इसकी क्वेश्चन भी लिख के आंसर निकाल सकते थे, बट यहां पे एक फोर्स मिसिंग है अभी। कौन सा भाई? इसका मास अगर m/2 है तो इसका भी तो वेट लगेगा m बाई, भाई mg सब में लगने वाला है, जो भी है अब mg लगने वाला है, तो इसका मास m/2 है तो इसका मास भी m/2g का फोर्स लगेगा। इसकी इक्वेशन भी बना सकते हैं, बट इसकी इक्वेशन से ज्यादा आसान रहेगा, आप इसकी इक्वेशन बना के आंसर निकाल लें, ठीक है। इस ब्लॉक का मास है 4m का, 6m का, इस ब्लॉक का मास है 2m का, रस्सी का मास है 4m का, और 24 mg का फोर्स ऊपर लगा के पुल किया गया है, ठीक है। फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। नहीं, 8 mg आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तुम्हें ये एक्सेलरेशन निकालने का काम करना है, और जब एक्सेलरेशन निकालते हैं तो हम लोग यूज क्या करते हैं? नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, यही हम लोग यूज करना है। तो नेट पुलिंग फोर्स में ऊपर की तरफ कितना फोर्स पुल कर रहा है? 24 mg। और क्या इस सब का मास मिला के, सब का मास, क्योंकि सब के सब के ऊपर ग्रेविटी लग रही होगी, तो सब का मास मिला के टोटल कितना हो गया? 12 mg लग रहा है। भाई चल तो सब रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना है कि खाली एक ही चल रहा है, ये पूरे के पूरे चलने वाले लोग हैं, और इनको ऊपर की तरफ खींचा गया है 24 mg से, और नीचे की तरफ अर्थ ने खींचा है 12 mg से, और सब ऊपर की तरफ चलने लगे एक्सेलरेशन ए से। तो जब सब लोग चलते हैं, तो बताया ना, जब सब लोग चलते हैं तो उन सब लोगों पे टोटल पुलिंग फोर्स कितना है वो देखना होता है। तो ऊपर की तरफ F लगा है, नीचे की तरफ F डैश लगा है, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? 24 mg माइनस 12 mg इज इक्वल टू टोटल मास 12 इंटू एम। ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स हो गया नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास, सबको जोड़ दोगे 12 में आएगा, 12 इंटू ए। ये इक्वेशन समझ में आई है? हाँ,
ठीक है, ऊपर का फोर्स लगा है 24 mg, नीचे उसका सबका मास मिला के 12 m है तो 12 mg, और सब ऊपर जा रहे हैं। तो ये इक्वेशन हमने बनाई है, नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल m इंटू ए। यहां से ए की वैल्यू किसके बराबर आई? जी, ये सबसे पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा, तभी तुम अगले स्टेप में जाओगे। तब अगला स्टेप आता है और हमें टेंशन निकालनी है मिड पॉइंट पे। तो जब टेंशन मिड पॉइंट पे हमको फाइंड आउट करनी है, तो हम यहां से मिड पॉइंट के लिए काम करते हैं। चलो मैं इस डायग्राम को एक बार फिर से यहां बना देता हूं। ठीक है, ये ऊपर का ब्लॉक है, ये रस्सी है, और ये नीचे का ब्लॉक है। ठीक है, और हमें टेंशन निकालनी है मिड पॉइंट पे। तो यहां से हमने सिर्फ नीचे वाले को कंसीडर किया। इस नीचे वाले के अंदर कितना मास होगा? आधी रस्सी और ब्लॉक। आधी रस्सी का मास कितना हो गया? 2m। पूरी रस्सी का मास है 4m, तो आधी रस्सी का मास 2m, और इस ब्लॉक का मास भी 2m, तो इसके अंदर टोटल मास है 4m। तो 4m के ऊपर अर्थ ने कितना लगाया है? 4mg। टेंशन ने लगाया है T। इक्वेशन क्या लिखेंगे? T माइनस 4mg इज इक्वल टू 4ma, क्योंकि इसके अंदर मास 4m का है। तो T माइनस 4mg इज इक्वल टू 4ma। तो T की वैल्यू आ जाएगी 4mg प्लस ए की वैल्यू जो लाए हो पुट कर दोगे, टेंशन आ जाएगी 8mg। समझ में आई ये बात? एक बार आप घर में जाके देख लें, जो डाउट होगा मुझसे आके पूछ लो। ठीक है, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, और वही तरीका हम सारी प्रॉब्लम्स में लगा रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग विथ मास का पार्ट हमारा खत्म होता है। कल की क्लास में हम लोग वो क्लैंप फोर्स एक होता है, वो क्लैंप फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम लोग कांस्टेंट मोशन में आएंगे, जहां पे दो बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। अभी हम जितने सवाल कर रहे हैं, सब के सब एक ही ए से चले जा रहे हैं, सब के सब के पास अभी एक ही एक्सेलरेशन है, लेकिन जब अलग अलग एक्सेलरेशन होगा तब कैसे करना है, उन सवाल को करेंगे। ठीक है,